नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक 8 साल की बच्ची का बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद जो भी राजनीति हो रही है, उसकी हत्या को दबाने के लिए जो कोशिशें करी जा रही है, जो आरोपी हैं उन्हें बचाने के लिए लोग सड़कों पर आ रहे हैं, इन सभी घटनाओं ने हमारे देश के सामने एक बहुत ही बड़ा नैतिक संकट खड़ा कर दिया है। हमारे समाज के सामने एक नैतिक संकट खड़ा किया है कि आखिर हम किस हद तक गिर सकते हैं, हम इंसानियत को किस हद तक शर्मसार कर सकते हैं। यही है कठुआ केस की कहानी। मैं इस वीडियो को बनाते समय बहुत ही कंफ्यूज था कि मैं इसके बारे में चर्चा कैसे करूं। आप समझिए इस चीज़ को। अगर आपने न्यूज़ में इसे पढ़ा होगा तो आप जान गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जो इस केस की डिटेल्स बाहर आई हैं, खास करके पुलिस की चार्जशीट में, वो पढ़ने लायक, क्या आप उनको पढ़ के फिर से दोहराना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसे सुने। ये सुनना सबके लिए ज़रूरी है और इस बारे में आप जानें कि ऐसे इंसानों को आपको पहचानना है। अपने समाज में इस तरह की हरकतों को आपको भविष्य में रोकना है। आसिफा एक 8 साल की बच्ची थी जो जम्मू कश्मीर के हीरानगर, ये कठुआ के पास में एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर एक रसाना गांव है, वहाँ रहती थी। तो आसिफा 10 जनवरी की रात को गायब हो गई और वो जब घर नहीं आई तो उसके माँ बाप ने उसे ढूंढने की कोशिश करी और 7 दिन बाद आसिफा की लाश मिलती है जंगल में, गांव के पास ही। उसकी लाश का जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसका अपहरण किया गया और उसके साथ गैंग रेप किया गया था। उसके शरीर पे चोट के कई निशान थे, कई घाव थे, और उसे दवाई भी दी गई थी, नशे की दवाई दी गई थी जिससे उसे होश ना रहे और वो चिल्ला भी ना सके। ये सभी पोस्टमार्टम में बाहर आया। अब भारतीय कानून के अनुसार वैसे किसी भी रेप विक्टिम का नाम और फोटोग्राफ पब्लिश करना इलीगल होता है, लेकिन ज़्यादातर मीडिया पब्लिकेशंस इस बच्ची का फ़ोटो ला चुके हैं और सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा ये फ़ोटो आ चुका है, नाम बाहर आ चुका है, तो इसीलिए मैं भी इसे यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन इस केस के उजागर होने के बाद और जो अक्यूज़्ड हैं, जिन पे आरोप लगा है उसके साथ गैंग रेप करने का, उनके अरेस्ट के बाद जम्मू में कई हिंदू संगठन इसके खिलाफ हो गए हैं और इन गिरफ्तारियों का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी आरोपी हैं वो सभी हिंदू हैं इस मामले में, और जो बच्ची है वो मुस्लिम बकरवाल कम्युनिटी को बिलोंग करती है। तो इससे इस पूरे मामले को एक धार्मिक रंग दे दिया गया है, राजनीतिक रंग दे दिया गया है। तो जो पुलिस ने चार्जशीट दायर करी है, चार्जशीट क्या होता है? जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, पुलिस अपनी तफ्तीश कर लेती है, उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दायर होती है और उस चार्जशीट के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। तो इस केस को क्राइम ब्रांच ने हैंडल किया, क्योंकि जो लोकल पुलिस है वो इस मामले में कुछ नहीं कर रही थी। तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बकरवाल कम्युनिटी के सदस्यों ने प्रोटेस्ट किया, तो मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया, पुलिस में, जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच को। क्राइम ब्रांच ने अपने 2 महीने के इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। इस पूरे मामले में जो मेन मास्टरमाइंड है, जो मुखिया है, जिसने दिमाग लगाकर ये पूरी घटना को अंजाम लगाया, वो है सांजी राम नाम का एक 62 साल का व्यक्ति है, जो कि एक रिटायर्ड सरकारी अफसर है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है। उसी के साथ उसका बेटा है विशाल, जो कि मेरठ में पढ़ाई कर रहा है BSc की, और उसका भतीजा है, नेफ्यू है, जो कि जुवेनाइल है। अब भारत में जुवेनाइल का नाम भी आप ले नहीं सकते किसी भी क्राइम में, यानी ये 18 साल से कम उम्र का एक लड़का है। इस लड़के को, सांजी राम के भतीजे को, स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि स्कूल में इसका चरित्र अच्छा नहीं था, इसकी हरकतें ठीक नहीं थी, और ये अपने मामा के पास रह रहा था। भांजा है, भतीजा नहीं है। और इसके साथ ही परवेश वर्मा नाम का एक लोकल व्यक्ति है जो सांजी राम का मिलने वाला है। और इस केस में 2 लोग और थे, दीपक खजूरिया और सुरेंद्र कुमार। तो जो मेन पूरी इस साजिश को अंजाम दिया वो था सांजी राम और दीपक खजूरिया, जो कि एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर है वहीं पे रसाना गांव में। और उन्होंने अपने बच्चों और अपने रिश्तेदारों तक को नहीं बख्शा। इन छोटे बच्चों से भी उन्होंने इस पूरी साजिश में उनका सहयोग लिया है। तो इस व्यक्ति का टारगेट ये था कि जो गांव में बकरवाल कम्युनिटी रह रही है उनके बीच में एक दहशत पैदा करना, इस तरह का केस करके या एक छोटी बच्ची को अगवा करके उसके साथ रेप करके। तो इस तरह की निहायत ही घटिया सोच रखने वाला ये व्यक्ति है सांजी राम। इसकी शक्ल अच्छे से देखिए, ऐसे ही हैवान हमारे समाज में, हमारे बीच में बैठे हैं। इस केस में 2 अन्य पुलिस अफसरों का नाम भी आया है। ये सिस्टम का फेलियर है, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कि मामला बाहर आने के बाद जब उसका जो बेटा है वो अरेस्ट हो गया, जो नेफ्यू है वो अरेस्ट हो गया,
और भांजे ने साफ नाम ले लिया अपने मामा का, सांझी राम का, परवेश का। उसके बाद भी ये जो दो पुलिस ऑफिसर थे, हेड कांस्टेबल तिलक राज और सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, इन्होंने रिश्वत ली किससे? सांझी राम से, और कहा कि हम जो भी एविडेंस है उसे मिटा देंगे। तो जो फॉरेंसिक लैब में उस बच्ची के कपड़े भेजे जाने थे, उन कपड़ों को फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजने से पहले इन्होंने धो दिया और कई तरह के एविडेंसेस को नष्ट कर दिया, जिससे कि केस कमज़ोर पड़ जाए। और सांझी राम ने इन्हें 4 लाख रिश्वत देने की भी बात कही। तो मामला बाहर आने के बाद भी प्राइमरी स्टेज पे देखिए किस तरह से उसे दबाने की कोशिश करी गई इन दो पुलिस अफसर के खिलाफ। अब ये भी हिरासत में है क्योंकि क्राइम ब्रांच इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो कुल मिलाकर ये 8 लोग हैं जो इस मामले में अरेस्ट किए जा चुके हैं। और क्योंकि ये सभी हिंदू हैं, तो वहाँ के लोकल जो हिंदू संगठन है वो ये कह रहे हैं कि ये हिंदुओं के खिलाफ साजिश करी जा रही है, मामला गलत है, पुलिस जानबूझकर हिंदुओं को अरेस्ट कर रही है। जबकि जो ये जुवेनाइल है, इसने साफ तौर पर पूछताछ में बता दिया कि सारा मामला क्या था, और इन सभी को अरेस्ट करके जब डिटेल में बाहर आया है पूछताछ में, तो ये पूरी कहानी बाहर आई है। अब ये जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बताने से पहले मैंने कई बार सोचा, लेकिन इस केस की डिटेल आपको जाननी ज़रूरी है। आप जानिए और समझिए कि हैवानियत की किस हद तक ये लोग पहुँच गए। जब इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है मार्च में जाकर, तब ये डिटेल्स बाहर आई हैं, और ये सारी डिटेल्स चार्जशीट के अनुसार हैं। चार्जशीट के अनुसार 10 जनवरी को आसिफा, जो कि एक बकरवाल कम्युनिटी को बिलोंग करती है, ये चरवाहे होते हैं, वो अपने घोड़ों को चराते हुए जंगल में गई, गांव के पास में ही। वहाँ पे उसे वो भांजा मिला, वो नेफ्यू मिला, 15 साल का लड़का, और उसने कहा कि मैं तुम्हारे घोड़े ढूंढने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इस तरह से कह के उस बच्ची को वो देवी स्थान तक ले गया। अब ये देवी स्थान क्या है? ये एक छोटा सा मंदिर है गाँव में, जिसका केयर टेकर सांझी राम का परिवार है। और देवी स्थान जो है, यहीं पे उस बच्ची को 7 दिन तक रखा गया। उसे नशे की हालत में वहीं पे एक स्टोर रूम में उसे रखा गया है। तो उस बच्ची को ढूंढते हुए उसके माँ बाप अगले दिन देवी स्थान भी पहुंचे, क्योंकि पास में ही वो जगह है। और सांझी राम ने उनसे झूठ बोला कि वो बच्ची यहाँ पे कभी आई ही नहीं। फिर जो ये जुवेनाइल है, ये स्कूल ड्रॉप आउट है, इसने बहुत ही अहम भूमिका निभाई इस पूरे केस में, क्योंकि इसने खुद कई बार उस बच्ची के साथ रेप किया, और उसके साथ साथ ही अपने कज़न को, यानी सांझी राम के बेटे को भी मेरठ से बुलाया, जो कॉलेज में पढ़ रहा है, कि तुम भी आओ और अपनी हवस को शांत करो। और ये कहकर उस लड़के को वहाँ से बुलाया, और वो लड़का विशाल मेरठ से आया कठुआ में। और जब विशाल रसाना आया, उसके बाद इस लड़के ने, विशाल जो कि सांझी राम का बेटा है, इसने सांझी राम, जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर है खजूरिया, इन सभी ने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया, गैंग रेप किया गया। और जब उसे मौका आया कि जब उसे मारा जाए, तब जो ये खजूरिया है, इस व्यक्ति ने ऐसा कहा कि इसे मारने से पहले मैं एक बार और उस बच्ची के साथ रेप करना चाहता हूँ। इस हद तक ये व्यक्ति गिर चुका था। उसके बाद बहुत ही निर्ममता से इस बच्ची की हत्या करी गई। जब उन्हें लगा कि शायद वो मरी नहीं है, तो फिर से उसके सर पर पत्थर मारकर उसे मारा गया, यानी उसे लगातार कई देर तक टॉर्चर करते हुए मारा गया। और उसके बाद उसकी लाश जंगल में फेंक दी गई, और अगले दिन 17 जनवरी को लाश जंगल में मिली, उसी देवी स्थान से कुछ ही मीटर, 100 मीटर दूर। अब देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानिए कि आखिर बकरवाल कौन होते हैं। बकरवाल जो हैं, ये जम्मू वाला जो एरिया है, जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे चरवाहे होते हैं। ये जो बकरवाल कम्युनिटी है, ये धर्म है, इनका धर्म होता है मुस्लिम, लेकिन ये जो गुर्जर हैं, जो उत्तर भारत में कई सारे गुर्जर कम्युनिटी के लोग आपको मिलेंगे, तो वो भी ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली चरवाहे का काम करते थे। तो वही गुर्जर हैं जो जम्मू कश्मीर माइग्रेट कर गए थे और उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। तो ये आज भी अपने जो भेड़ बकरियों चराने का जो काम है, उसी से अपना भरण पोषण करते हैं। और जो ये ट्राइब है, इसकी खास बात ये है कि ये पेस्टोरल ट्राइब है, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है चारे, अपने जानवरों को चारा मिल जाए उसके लिए। तो ये सर्दियों में तो जम्मू आ जाते हैं, जब कश्मीर में और लद्दाख में बर्फ़ पड़ती है, और गर्मी में ये लद्दाख और कश्मीर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे पाश्चर होता है, चारा काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। तो ये इनका मुख्य काम है। तो इसके कारण ये घूमते रहते हैं, ये घुमंतु जाति है, इनका कोई भी परमानेंट ठिकाना नहीं होता था। लेकिन अब पिछले कई सालों से धीरे धीरे इन्होंने भी जम्मू के गाँव में घर बनाने शुरू किए, बसना शुरू किया। आमतौर पे क्या होता था, सर्दी के महीनों में जब ये जम्मू आते थे, तब ये जो वहाँ पे हिंदू लोग हैं, उन्हीं से किराए पे लेकर, ज़मीन लेकर वहाँ रहते थे, जंगल में अपने घोड़ों को या भेड़ बकरियों को चराते थे। और इस तरह से एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था जो कई सदियों से चला आ रहा है। लेकिन पिछले 10-20 सालों में धीरे धीरे इन्होंने सेटल होना शुरू किया, छोटे छोटे मकान बनाने शुरू किया, और इसके कारण जो
गुज्जर, वहाँ का जो ये मुस्लिम गुज्जर समुदाय है, बकरवाल समुदाय है, इसके और लोकल हिंदुओं के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी ज़मीन को लेकर। जो पैस्टोरल लैंड है, यानी जंगल पर किसका अधिकार है, चराने का अधिकार इनका है या नहीं, इन बातों को लेकर तो कुछ प्रॉब्लम्स कुछ सालों से आ भी रही थी। तो इसीलिए सांझी राम ने ये तय किया कि मैं अपने गांव से बकरवाल समुदाय को पूरी तरह से भगा देना चाहता हूं, और इसीलिए उसने इस कुकृत्य को अंजाम दिया। और एक बहुत ही खास बात है कि जो गुर्जर हैं वो इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन इनमें जो गोत्र सिस्टम है, जो गुर्जर समुदाय में माना जाता है और कई हिंदू समुदायों में माना जाता है, उसको ये आज भी फॉलो करते हैं। अब जब ये केस में अरेस्ट होने शुरू हुए, सांझी राम और अन्य लोगों का नाम आना शुरू हुआ, और खास करके जो पुलिस ऑफिसर है खजूरिया, उसका अरेस्ट हुआ, तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने एक हिंदू एकता मंच नाम का संगठन बनाया। और बेशर्मी देखिए, हिंदू धर्म का नाम इस्तेमाल करते हुए, भारत के तिरंगे को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एक रैली निकाली कठुआ में, हीरानगर में, और ये कहा कि जिनको अरेस्ट किया जा रहा है वो सब तो अच्छे चरित्र के लोग हैं, पुलिस ज़बरदस्ती हिंदुओं को इस केस में फंसा रही है, और ये जो है पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन गलत है लोकल पुलिस की या क्राइम ब्रांच की। तो ये हिंदू एकता मंच 23 जनवरी को फॉर्म किया गया था, और उसके बाद फरवरी में इसने ये रैली निकाली, जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो तिरंगे का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तो इस रैली में रेप अक्यूज्ड को बचाने के लिए। लेकिन जब क्राइम ब्रांच के पास ये मामला गया तो मार्च में इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया। धीरे धीरे पहले एक पकड़ा गया, फिर बाकी सब भाग गए, उन्हें भी मार्च में क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया। तो जैसे जैसे इन्हें अरेस्ट किया और पुलिस ने अपनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करी, अप्रैल का समय आता है, अप्रैल में चार्जशीट दायर होनी थी, और चार्जशीट दायर होने के समय में ही कठुआ में फिर से ये हिंदू एकता मंच ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। हिंदू एक्टिविस्ट ने कहा कि इसमें जो पुलिस अफसर हैं वो भी मुस्लिम हैं, तो इसीलिए वो जानबूझकर हिंदुओं को अरेस्ट कर रहे हैं। और 10 अप्रैल को जब चार्जशीट फाइल करने के लिए पुलिस अफसर कोर्ट जा रहे थे, कठुआ में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट का कोर्ट है वहाँ जा रहे थे, तब कठुआ के जो सारे वकील हैं, बार एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, ये जो वकील दिख रहे हैं आपको इन फोटो में, इन्होंने पुलिस को रोकने की कोशिश करी, इस भीड़ ने पुलिस को रोकने की कोशिश करी कि ताकि चार्जशीट कोर्ट में फाइल ना हो। तो देखिए, वकील जो है वो भी इसके खिलाफ आ चुके हैं, और खास करके जो जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन है, उसमें जो जम्मू का जो बार एसोसिएशन है वो इस केस के बिल्कुल खिलाफ आ गया है। वो इस हिंदू एकता मंच को भी सपोर्ट कर रहा है, और उन्होंने बंद का ऐलान भी किया इस केस के खिलाफ। और 2 बीजेपी के मंत्री हैं, लाल सिंह और चंद्र प्रकाश, जिन्होंने फरवरी में उस रैली में हिस्सा लिया था जहां पे तिरंगे का इस्तेमाल हुआ और जो बलात्कार के आरोपी हैं उनके सपोर्ट में रैली हुई थी। तो फाइनली जब प्रेशर बढ़ा सरकार पे, तो 13 अप्रैल को, कुछ ही दिन पहले, इन दोनों ने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कश्मीर में महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री हैं, पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार है। तो दोनों पार्टियों के बीच में भी काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है, क्योंकि भाजपा का जो मेन बेस है वो है जम्मू। भाजपा के ज़्यादातर जो एमएलए हैं वो जम्मू से हैं, और पीडीपी के ज़्यादातर कश्मीर से हैं, जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, और जम्मू जो है वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है। तो इस कारण से दोनों सरकारों के बीच में थोड़ा सा, पार्टियों के बीच में थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति भी बनकर आ गई थी। लेकिन अब इन दोनों मंत्रियों को हटा दिया गया है मंत्रिमंडल से, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और कुछ ही दिन पहले जब ये सब प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो आसिफा के जो माँ बाप हैं, जिस घर में वो रहते थे रसाना गांव में, उन्होंने वो गांव छोड़ दिया और वो चुपचाप उस गांव से चले गए, क्योंकि उन्हें अपनी जान का डर है। उन्हें लग रहा है कि अब जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जम्मू बार एसोसिएशन ने बंद का ऐलान किया है, इससे पूरा जो हिंदू समुदाय है वो हमें कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए बकरवाल उस गांव को छोड़कर अब जाने लगे हैं। और इस गांव के आसपास के जितने भी लोग हैं वो अभी भी यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है वो तो सब अच्छे चरित्र के लोग हैं, वो इस तरह की हत्या कर ही नहीं सकते। और गांव की जो महिलाएं वो कह रही हैं कि जो मंदिर है, देवी स्थान जिसे कहा जा रहा है, एक्चुअली में ये एक छोटा सा मंदिर है जिसे उस परिवार के लोग ही संभालते हैं, सांझी राम के। वो कह रहे हैं कि उस मंदिर में तो हम रोज़ जाते रहते थे, किसी बच्ची को छुपाया ही नहीं जा सकता है। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि बच्ची को नशे की दवाई दी गई, और उस नशे की दवाई से उसे चुप रखा गया। वो होश में ही नहीं थी पूरे 7 दिन, और उसे एक लोहे की टेबल के नीचे छुपा के रखा गया था, दरी और चद्दर से ढककर। तो अगर कोई वहाँ गया भी होगा तो शायद उसका ध्यान ना गया हो। अभी देखो चार्जशीट दायर हुई है, जो भी बातें मैंने कही है वो सभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है, वो अभी प्रूव नहीं हुई है। ठीक है, कोर्ट तय करेगा कि वो सभी बातें सही है या गलत हैं, कोर्ट अपना फैसला अभी देगा। लेकिन पुलिस की जो चार्जशीट है उसमें जो जो चीज़ें आई है मैंने आपको सभी बता दी हैं। अब इस पूरे मुद्दे से हमारे सामने क्या क्या इश्यूज आते हैं। पहला, आखिर इंसानियत और कितनी शर्मसार होगी।
क्या हमारे अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं बची? समाज किस हद तक गिर चुका है कि एक 8 साल की बच्ची को अगवा करके उसका बलात्कार किया जा रहा है ताकि उसके माँ बाप जिस समुदाय को बिलोंग करते हैं वो गांव छोड़ के चले जाएं। उस 8 साल की बच्ची को क्या पता था कि क्या हिंदू है क्या मुसलमान है? उसे उसके पिता का एक स्टेटमेंट आया था कि उसे तो कई बार अपने लेफ्ट और राइट में भी नहीं समझ में आता था, दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाती थी। ऐसी बच्ची के साथ इस तरह का कुकृत्य कोई कैसे कर सकता है? दूसरा, पूरा जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है उसमें लोगों के बीच में जो धार्मिक सौहार्द बना हुआ है उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक पार्टियों द्वारा। लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुओं के खिलाफ साजिश है और बकरवाल जो हैं वो मुस्लिम हैं, और बकरवाल समुदाय ने जब रैली निकाली थी कि मामले की जांच करी जाए, ये 20 जनवरी के आसपास की बात है, तब ऐसा वहाँ के लोकल जो हिंदू हैं वो ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि उस रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। अब जब रैली निकल रही है एक बच्ची की हत्या और बलात्कार के आरोपों को जांच करने के लिए, तो उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कोई क्यों लगाएगा? आप खुद सोचिए। और अगर लगाए भी गए, चलिए मान लेते हैं एक बार को कि लगाए भी गए, तो क्या उससे उस बच्ची की हत्या जस्टिफाई हो जाती है? उस बच्ची के साथ जो हुआ बलात्कार हुआ उसका, वो जस्टिफाई हो जाता है? बिल्कुल नहीं। फिर बात आती है रिसोर्सेज की। पूरी दुनिया में आबादी बढ़ने के कारण रिसोर्सेज पे लोग, जो जंगल है, ज़मीन है, पानी है, उसके रिसोर्सेज के लिए बहुत कमी बनी हुई है। तो बकरवाल समुदाय भी है अब धीरे धीरे बसना शुरू हो गया है। पहले बकरवाल समुदाय सर्दियों में सिर्फ सर्दी में जम्मू आता था, गर्मियों में कश्मीर या लद्दाख चले जाते थे, लेकिन अब उन्होंने वहाँ पे घर बनाने शुरू किए। तो उससे लोकल लोगों में लगने लगा कि हमारे रिसोर्सेज पे कहीं ना कहीं कब्जा हो रहा है, हमारे जंगलों पे कब्जा हो रहा है, क्योंकि अब उनके जो जानवर हैं, पशु हैं, वो यहीं पे चरेंगे, यहीं पे रहेंगे, तो हमारे जंगल का क्या होगा? तो ये एक रिसोर्सेज की भी लड़ाई है एक तरह से। फिर बात आती है कि इस तरह का जो अब्यूज़ है, इस तरह की घटनाएं हैं, जैसा हमने निर्भया के केस में देखा, वो एक साधारण बलात्कार की घटना नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बलात्कार भी साधारण है, जी नहीं, लेकिन जो निर्भया के साथ हुआ वो दिल दहला देने वाला था, और वही वापस यहाँ पे हुआ है। तो क्या अब हम इस तरह की घटनाओं पे ही जागते हैं? अगर कोई छोटी मोटी घटना होती है उस पर तो हम ध्यान भी नहीं देते हैं, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में आता भी नहीं है। ये घटना मुझे याद है जनवरी में केवल कुछ न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने इसके बारे में पढ़ा था। scroll.in का मुझे आर्टिकल याद है, स्क्रोल ने इसे कवर किया था और कुछ सोशल मीडिया पेजेस ने इसे शेयर किया था जब वो फरवरी में रैली निकाली गई थी बलात्कारियों को बचाने के लिए, उनके सपोर्ट में। उसके अलावा कोई मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस स्टोरी को पिकअप नहीं किया। सारा मामला अप्रैल में उछल कर आया कुछ दिन पहले, जब मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे नज़र गई, जब वो चार्जशीट दायर करने के समय वकीलों ने बवाल किया। तो क्या हम उसके पहले किसी छोटी बच्ची का बलात्कार और हत्या की ओर ध्यान भी नहीं देंगे? क्या ये एक नया नॉर्मल है हमारे लिए? फिर बात आती है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की। अब इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है कि पीडीपी जो है वो कश्मीर में मेजॉरिटी रखती है, ज़्यादातर एमएलए उसके कश्मीर से आते हैं, तो वो मुस्लिम समुदाय को खुश रखने के लिए जानबूझकर हिंदुओं को अरेस्ट करवा रही है, पुलिस पे अनड्यू प्रेशर लगवा रही है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं हिंदू एकता मंच वाले। तो इससे भाजपा और पीडीपी के बीच में भी एक तकरार है, क्योंकि भाजपा के कई मंत्रियों ने उस हिंदू एकता मंच को सपोर्ट किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस के भी कई नेता उस दिन उस हिंदू एकता मंच की रैली में शामिल थे, लोकल नेता, ये नहीं कह रहा नेशनल नेता, जो उस क्षेत्र के नेता हैं, कांग्रेस भाजपा दोनों वहां पे शामिल थे। तो इस पॉलिटिकल जवाबदारी क्या है? जो नेता हैं उनकी कोई जवाबदारी नहीं बनती कि जो इस तरह की निर्मम हत्या हुई है उसके आरोपियों को सज़ा मिले? उन्हें तो इस बात के लिए जोर देना चाहिए था कि सज़ा हो और निष्पक्ष जांच हो, लेकिन वो तो आरोपियों के फेवर में रैली निकाल रहे थे। फिर बात आती है वकीलों की और बार एसोसिएशन की। वकील न्याय के मंदिर कोर्ट में आपको न्याय दिलवाते हैं, पैरवी करते हैं, लेकिन यहाँ तो वकील न्याय के बीच में खड़े हैं, न्याय होने ही नहीं दे रहे हैं, न्याय होने के रास्ते में बीच में खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बंद करवा रहे हैं। क्या ये तरीका न्यायपूर्ण है? क्या ये तरीका सही है? ये तो बिल्कुल ही गलत है, अनलॉफुल है, और इसका सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और उन वकीलों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो ये सभी मुद्दे इससे उठकर आए हैं और आई होप कि जल्द से जल्द इस केस में सुनवाई हो और जो भी आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हो सकता है फांसी की सज़ा भी दे दी जाए, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आ जाएगा। मैं तो पर्सनली यही चाहता हूँ कि उन्हें फांसी की सज़ा हो। एक बात मैं और यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर उस गांव के लोगों ने सब ने साथ मिलकर उस बच्ची को तलाशने के लिए एक अभियान चलाया होता, घर घर जाकर, हर कोने में जाकर उसे ढूंढा होता, शायद आज वो मिल जाती। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी सजग रहें, सावधान रहें। कोई भी छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, कोई भी महिला, पुरुष, किसी के साथ भी आप देख रहे हैं कि कोई गलत चीज़ हो रही है, उसे रोकें, मौन मत बैठिए।
इनएक्टिव मत रहिए। आपका मौन धारण करना, आपका कुछ ना करना समाज में इन बुराइयों को आगे बढ़ाता है। एक्शन लीजिए, रोकिए, अपनी आवाज़ उठाइए। इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।